इस चैप्टर के 2 पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें पहले पार्ट में हमने ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ा था, कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था बच्चों, और सेकंड पार्ट में हमने हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था, जिसमें सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक और अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखो बच्चों, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है, इसलिए 2 पार्ट बनाने पड़े मेरे को, ठीक है। यानी हमने 2 पार्ट में केवल एक ही लाइफ प्रोसेस को पढ़ा, कौन सी, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे दूसरी लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समझ गए होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो दूसरी लाइफ प्रोसेस का होने वाला है, जिसका नाम क्या है बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने सामने लिख रखी है, लेकिन अगर मैं ये डेफिनेशन पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको देखो समझ में नहीं आएगा, इसको अगर समझना है तो बेटा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो बेटा, देखो आपको पता है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी पहले सेल से बनी होती है, यानी सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। आप ये 9th क्लास में सीख चुके बच्चों, ठीक है। तो सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। और टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है बेटा, बॉडी बना देता है। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है। अब आप कहोगे सर ये सेल कहाँ से आ गया, आप रेस्पिरेशन बताने वाले थे। बेटा अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको रेस्पिरेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम देखो मेरा ये होता है कि मैं किसी चीज़ को रटवाता नहीं हूँ, ठीक है। हम कंप्लीट डिटेल से समझते हैं, रटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आप देखो, आप ये बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप ये कोई भी हो, तो उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। देखो ये सेल है। अब देखो अगर सेल जिंदा है, अगर इस बॉडी को जिंदा रहना है, यानी उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट काम करे। अब देखो आपको पता, हमारी बात कर ले, हमारा जो किडनी है वो सेल से बना हुआ है। किडनी अपना काम कर रहा नहीं कर रहा। हार्ट है, लीवर है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये जितने भी ऑर्गन है ये सारे किससे बने हुए हैं बेटा, सेल से बने हुए हैं। आपको पता है प्रत्येक ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। स्टोमक अपना डाइजेशन का काम करता है। हार्ट होता है वो भी सेल से बना हुआ है, कार्डियक सेल से बना हुआ है, ये भी अपना काम करता है। अगर मान लो सेल खराब हो गए तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, आपकी डेथ हो जाएगी, होगी ही नहीं होगी। तो मतलब अगर उस बॉडी को जिंदा रहना है तो उसको सेल को जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सेल कैसे जिंदा रहता है। सवाल ये आता है कि सेल कैसे जिंदा रहता है बेटा। जैसे मान लो ये सेल है, अब ये सेल कैसे जिंदा रहता है। सेल का जिंदा रहने का एक ही तरीका बच्चों, क्या, एटीपी। इसको एनर्जी चाहिए, एटीपी। एटीपी क्या बच्चों, एक एनर्जी है। और इस कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। कौन सी बच्चों, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एटीपी चाहिए इसको जिंदा रहने के लिए। अब आपके मन में वो एक और डाउट आ गया कि एटीपी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी कहाँ से आएगी इसके पास। देखो दूसरा सेल बना देता हूँ, जैसे यहीं पे बना देता हूँ। एटीपी हमेशा कैसे आती है, जब सेल के अंदर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इससे क्या निकलती है बच्चों, एटीपी निकलती है। क्या निकलती है, एटीपी निकलती है, नहीं निकलती, एटीपी निकलती है। आई बात समझ। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना चाहिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या निकलेगी, एटीपी निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, एटीपी निकलेगी। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि आखिर ये ग्लूकोज कहाँ से आई और ऑक्सीजन कहाँ से आई। ये तो समझ गए कि एटीपी कैसे बनती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एटीपी निकलती है। लेकिन ये ग्लूकोज कहाँ से आई और ऑक्सीजन कहाँ से आई। चलो ग्लूकोज देखते हैं कहाँ से आई। ये सेल है, दोबारा से बना रहा हूँ, ये सेल है। तो आप जानते हो ये हमारा ओरल कैविटी, मुंह वाली कैविटी है, ये फूड पाइप है, ये क्या स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे आप खाना खाते हो, ये कौन सा सिस्टम है भाई, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, आप खाना खाते हो तो उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होकर वो कार्बोहाइड्रेट किस में आ जाता है, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें आ गया वो कार्बोहाइड्रेट। फिर ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, इस ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज ही तो है, तो ये ग्लूकोज इसको यहाँ पे लाती है सेल के अंदर। अब वो ग्लूकोज कहाँ गया बच्चों, सेल के अंदर आ गया। कहने का मतलब कुल मिला की बात यह है कि सेल के अंदर ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है। कहाँ से आया बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी भी आपके मन में डाउट है क्या, ऑक्सीजन कहाँ से आई। ये तो समझ गए कि ग्लूकोज
डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, उस खाने को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज करते हैं। आई बात समझ? तो ग्लूकोज का तो समझ में आ गया बेटा, लेकिन ये आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? देखो बच्चों, ऑक्सीजन का देखो इकोसिस्टम होता है, जैसे मान लो ये नोजल कैविटी है, नेजल कैविटी, और ये लैरिंग्स है, और ये क्या है ब्रोंकाई, ये अभी आगे पढ़ेंगे बच्चा, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, और ये है लंग्स, ये लंग्स है, ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है, ये ब्रोंकाई है, ये क्या है अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम देखो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, नोज के द्वारा अंदर लेते हैं, और ये कहाँ जाती है लास्ट में? एल्वोलाई के पास, यहाँ पे लंग्स में जाती है, और लंग्स से क्या होता है वो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, फिर वही ब्लड क्या करता है वापस ऑक्सीजन को सेल में लेके आता है। तो आ गई ऑक्सीजन आ गई, ग्लूकोज आई बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से, जिसको हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं दूसरे पार्ट में, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जिसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक है। और जब ये ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के वजह में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? एनर्जी। इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। आज इसी को हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले बेटा। किसको पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले। अब देखो बेटा, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। यानी सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो ग्लूकोज का सेल के पास जाना, पहली बात। ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना और उससे एनर्जी निकलना, यही क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइज ऑफ फूड को यूटिलाइज करेगा, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज करेगा, और उससे क्या निकालेगा बच्चों? एनर्जी निकालेगा। इसी को कहते हैं, देखो एनर्जी निकाली नहीं निकाली, इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चों। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रही है कार्बोहाइड्रेट, और एनर्जी निकाल रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ रेस्पिरेशन के डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो आप टॉपिक कौन सा देख रहे हो? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अभी मैंने जो बताया वो सेलुलर रेस्पिरेशन ही है। सेल के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है और उससे निकलती है एनर्जी, इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगला टॉपिक आता है स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन आता है। स्टेप क्या होती है रेस्पिरेशन की? देखो बच्चों, अगर आप ये समझ गए ना तो आपको आगे वाला कंप्लीट समझ में आएगा। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये सेल है बच्चों, ये कोई सेल है। आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होती है। राइबोसोम, इसको लिख देता हूँ राइबोसोम। अब देखो समझ आना, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या बच्चों? ये इसका साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपको पता है सारे ऑर्गेनेली होते हैं, ये जितने भी मैंने ऑर्गेनेली बोले ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये बच्चा क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गेनेल और होता है जिसको बोलते हैं, ये देखो स्पेशल ऑर्गेनेल बना रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये स्पेशल ऑर्गेनेल है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी समझेंगे क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, बताया, यही तो बताया ना मैंने कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी निकलती है। तो पहले क्या होता है? इसको हटा देता हूँ बेटा, ये न्यूक्लियस को हटा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो ये ग्लूकोज आ गई सेल के अंदर, ग्लूकोज आ गई है। अब देखो सबसे पहले जो ग्लूकोज है बेटा वो साइटोप्लाज्म में आती है। कहाँ पे आती है? स्टेप पढ़ रहे हैं हम रेस्पिरेशन के। सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ आती है बेटा? साइटोप्लाज्म में आ गई। ग्लूकोज का पूरा जो फॉर्मूला लिख दे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये होता है। अब देखो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, आपको सबको पता है ये बात है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। कौन से? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेटा पायरुवेट एसिड। पायरुवेट में टूट जाता है। समझे नहीं समझे? याद रखना, ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले ग्लूकोज आती है साइटोप्लाज्म में, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है। क्या बोलते हैं? पायरुवेट में टूट जाता है।
बेटा एक प्रोसेस होती है जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। आपके ये इस 10th सिलेबस में नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में ही टूट जाता है। किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है पायरूवेट। ठीक है, फिर ये आप देखो, फिर ये देखो क्या होगा, ये पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, ये कार्बन का ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरूवेट कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। फिर आती है ऑक्सीजन बाहर से, आपको पता है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन आई और ये सीधी कहाँ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये पायरूवेट टूटता है और इससे क्या निकलती है? एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा, अगर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उससे निकलती है एटीपी, पहली बात। दूसरी बात, ये पायरूवेट एसिड साइटोप्लाज्म में भी टूट जाता है, इससे भी एनर्जी निकलती है, इससे भी एनर्जी निकलती है। समझे नहीं समझे? देखो दोबारा सुन लो बेटा, ये जो पायरूवेट बना है साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और एटीपी निकलता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये पायरूवेट एसिड साइटोप्लाज्म में भी टूट जाता है और इससे भी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अब देखो आप कहोगे सर अगर इसको टूटना ही है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की जरूरत क्या है? पहली बात बताओ क्यों है? क्योंकि ध्यान सुनो, अगर ये पायरूवेट बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहीं पे टूट गया तो एनर्जी इससे भी निकलेगी, लेकिन बहुत ही कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अगर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तब भी इससे एनर्जी निकलेगी, लेकिन ये एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो बताओ हमारे सेल में क्या होता है? आप दिमाग लगाओ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बताओ कौन सा होगा? ये साइटोप्लाज्म में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा? हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फिर ये कौन करते हैं यहाँ पे? ये भी तो कोई करते होंगे ना, ये करते हैं बेटा ये जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर देखो, बैक्टीरिया कितना सा होता है यार, कितना सा होता है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? वो पायरूवेट साइटोप्लाज्म में टूटेगा और एनर्जी निकालेगा। हम नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और बैक्टीरिया जैसे ईस्ट होता है ब्रेड बनाने के लिए, जिस ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, केक को फ्लफी बनाने के लिए, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए जिस वो पाउडर से डालते हैं ना बेटा, वो पाउडर क्या है? ईस्ट है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उस ईस्ट को एनर्जी चाहिए तो वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है। ध्यान रखना। अब सुनो बेटा, तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो समझ गए होंगे। अब देखो एरोबिक और अनएरोबिक डेफिनेशन समझते हैं। देखो एरोबिक का मतलब होता है पायरूवेट एसिड का, ध्यान सुनो, एरोबिक का मतलब होता है अगर पायरूवेट एसिड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी निकलती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक क्या होता है बच्चों? अगर किस पायरूवेट एसिड का बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाए साइटोप्लाज्म में, तो वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो मैं बनाता हूँ, आपकी बुक में एक डायग्राम से दे रखा है, वो बना के देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है कितना? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा किसमें टूटेगा बच्चों? ये टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या नाम है उसका? क्या नाम है बच्चों? पायरूवेट। किसमें टूटेगा? पायरूवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। बताया था ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट में टूट जाता है। अब ये पायरूवेट कहाँ पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है या माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है? वो डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म में। अब देखो ये 3 प्रकार के बना रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो अगर बात हुई प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो वो पायरूवेट किस में टूटता है? अभी मैंने बताया पायरूवेट साइटोप्लाज्म में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो इससे एनर्जी निकलेगी, लेकिन साथ में क्या निकलेगा? एल्कोहल। क्या निकलेगा? एल्कोहल।
देखो ये कहाँ होता है, इन ईस्ट, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ईस्ट का लिया है। ईस्ट क्या होता है, उसके अंदर जो पायरुवेट होता है वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है ईस्ट में, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या निकालता है, एथेनॉल, एथेनॉल निकालता है, प्लस क्या निकालता है, CO2, और साथ में क्या निकालता है, एनर्जी। क्या निकालता है, एथेनॉल, CO2, साथ में एनर्जी निकालता है। अगर दूसरा हो सकता है, ये भी कहाँ पे होगा, ये भी होगा साइटोप्लाज्म में। ये कौन सा होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तब क्या होगा, ये कहाँ पे होता है, पहले बात तो ये बताओ, ये होता है इन मसल सेल। कहाँ होता है, मसल सेल। क्या अब निकालता, देखो ये निकालेगा लैक्टिक एसिड, पायरुवेट टूटेगा, लैक्टिक एसिड बिना ऑक्सीजन के, सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, लैक्टिक एसिड प्लस क्या निकालेगा, प्लस निकालेगा एनर्जी। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो, है ना, कोई दौड़ लगाते हो अचानक से, तो आपके पैरों में या जिस मसल्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है, होता नहीं होता बाद में, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो सकी, तो वो उस मसल सेल के पास जो ग्लूकोज थी या पायरुवेट था वो बिना ऑक्सीजन के ब्रिज में टूट गया, और क्या बनाया, लैक्टिक एसिड, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपको वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे बेटा ये तो हो गया एब्सेंस, लैक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कहाँ होता है बच्चों, ये होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और क्या निकालता है, ये निकालता है बेटा, एक तो निकालता है वाटर, एक निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकालता है, एनर्जी। ठीक है, तो देखो बेटा ये दोनों इन दोनों का जो पायरुवेट एसिड टूटा था बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा है और साइटोप्लाज्म में टूटा है, तो ये दोनों हो गए अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। किसका हो गया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, और जो ये किसका एग्जाम्पल बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, लोट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल। आई बात समझ में, समझ गए बच्चों। और हम बताओ कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे अंदर एथेनॉल निकलती है क्या, नहीं निकलती है। एथेनॉल मतलब होता है अल्कोहल, जो शराब बनाई जाती है, जिस अल्कोहल से शराब बनाई जाती है वो शराब ही तो होती है अल्कोहल, ये एथेनॉल उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी लिख लो बेटा, इसके फॉर्मूले भी आ सकते हैं, देख लो। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, CHOHCOOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। एथेनॉल का पता ही है, C2H5OH। ठीक है, ये होता है। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन समझ गए होंगे। बेटा एग्जाम में अगर आ जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट बताइए, तो आप एक टेबल बना के एरोबिक लिखोगे एक साइड और एक साइड अनएरोबिक लिखोगे। ठीक है, अब लिख देना, दोनों डिफरेंट बता देना। एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अनएरोबिक साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक में बहुत कम एनर्जी, सॉरी एरोबिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लोड ऑफ एनर्जी निकलती है, जबकि अनएरोबिक में बहुत कम एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये बता देना अनएरोबिक के अंदर क्या होता है, एथेनॉल निकलता है एनर्जी के साथ, लैक्टिक एसिड निकलता है, जबकि इसमें CO2 वाटर एनर्जी निकलती है। ठीक है, 2-4 और बता सकते हो। आई बात समझे। तो इसके बाद में बेटा टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले होते हैं, वो गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, इनकी तरफ पता ना आपको, गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसका यूज करते हैं। और कुछ जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके पास क्या स्पेशल लंग्स होते हैं क्या रेस्पिरेशन के लिए? लंग्स नहीं होते बच्चों, इनके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्पाइरकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स। तो वहीं से जाती है, स्पाइरकल्स होती है। बेटा देखो ये कोई इंसेक्ट्स है, इनके यहाँ पे छेद होते हैं छोटे छोटे और यहाँ पे ट्यूब होती है, ऐसे ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक होता है ये ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे ट्यूब लाइक होता है। अब यहाँ से सीधी ऑक्सीजन जाएगी और सीधी सेल के अंदर चली जाएगी, इसमें सीधी सेल के अंदर, जैसे मान लो ये सेल है, ये ग्लूकोज पड़ी है यहाँ पे, तो सीधी सेल के अंदर चली जाएगी। इसको बोलते हैं स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन बात आती है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। और एक सिस्टम बनाते हैं, कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम पढ़ेंगे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है बच्चों, ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम
देखो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं, ह्यूमन किस प्रकार रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन के अंदर, देखो ये है। अब आपको पता है रेस्पिरेशन, यहाँ पे कैविटी होती है, सबको पता है, ये मुंह वाली कैविटी होती है, और ये देखो ये मुंह वाली कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं बेटा बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसको हम नहीं पढ़ना है, मुंह से सांस थोड़ी लेते हैं कहीं के लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। यहाँ पे दो ओपनिंग होती है, पता है सबको, इन दोनों ओपनिंग को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। और यहाँ पे जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब बेटा खाली जगह। देखो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है मुंह के अंदर, इसलिए मैंने कैविटी बोला है, लेकिन मुंह वाली कैविटी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे बेटा एक खाली जगह और है, देखो यहाँ पे ये रही, नाक के अंदर भी तो खाली जगह होती है, लेकिन नाक वाली को बक्कल कैविटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? नेजल कैविटी। हाई बात समझे? अब देखो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी की ओपनिंग, सॉरी एंडिंग जहाँ पे होती है, सॉरी ओपनिंग यहाँ पे होती है, इस जगह पे होती है, इसको बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स मीनिंग गलत हो रही है, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फेरिंग्स बोलते हैं। आई बस में। अब देखो बच्चों, फेरिंग्स आगे जाके, ये फेरिंग्स है, ये आगे जाके दो ट्यूब में बढ़ जाती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। फेरिंग्स यहाँ तक फेरिंग्स है, और ये फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब में बढ़ जाती है, एक आगे वाली ट्यूब, एक पीछे वाली ट्यूब। ठीक है, आगे वाली ट्यूब और पीछे वाली ट्यूब। देखो इस पीछे वाली ट्यूब को पढ़ना नहीं हमें, क्योंकि ये हम पढ़ चुके। क्या बोलते हैं पहले तो? इसको बोलते हैं बेटा फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, या इसका दूसरा नाम क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फूड जाता है इसके अंदर तो, और फूड किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखो ऐसा इतना सिंपल नहीं है, डायग्राम देखो। यहाँ पे बेटा एक, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। या इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है लैरिंग्स। क्या नाम है बच्चों? लैरिंग्स। ठीक है। अब लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। ठीक है। हवा बाहर निकलती है, जब आप बोलते हो तो हवा बाहर निकलती है, और बाहर निकलती हुई हवा इसको क्या करवाती है? वाइब्रेट करवाती है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? आपके मुंह से आवाज़ निकलती है। ठीक है। और लड़कों का क्या होता है कि ये जो लैरिंग्स से आगे जाके ऐसे फूल जाता है, यहाँ पे देखा होगा, ये निकल जाता है बाहर। इसको सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चों? एडम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, आई बात में। चलो आगे चलते हैं। फिर ये पाइप नीचे जाएगी, पीछे वाली पाइप को नहीं पढ़ रहे हैं, पीछे वाली पाइप को छोड़ दिया है। फिर ये पाइप आगे जाएगी, नीचे जाएगी, जा रही है। अब आपको पता है ये पाइप ऐसे सिंपल नहीं होती, यहाँ पे कुछ कार्टिलेज होता है, ऐसे सी शेप का कार्टिलेज दिख रहा है, सी शेप का कार्टिलेज, ऐसे सी शेप का कार्टिलेज होता है। ये होता है बेटा कार्टिलेज, किसका बना हुआ? हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। अरे हाइलिन कार्टिलेज का मतलब हो गया बेटा ये कार्टिलेज बना हुआ है, लेकिन कौन से कार्टिलेज का बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। क्यों बना है ये कार्टिलेज? क्यों है भाई? क्योंकि देखो जब हवा बाहर निकलती है तो ये पिचके ना ऐसे, अगर पिचक गई ना तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, है ना, छोड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये क्या करता है? इस ट्रेकिया को, बेटा इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, या फुट, इसको बोलते हैं विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है। जब हवा बाहर निकलती है तो ये विंड पाइप पिचक ना जाए, इसलिए ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? सी शेप के कार्टिलेज लगे हुए हैं, ताकि इसकी जो गोलाई है, राउंड शेप है, उसको बरकरार बना रहे। आई बात समझ? चलो आगे चलते हैं। फिर बेटा ये ट्रेकिया है, आगे जाके दो भाग में टूट जाती है, एक इधर वाले भाग में और एक इधर। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको भी इसको ट्रेकिया बोलेंगे क्या? ये दो भागों में टूट सके, क्या इसको ट्रेकिया बोलेंगे? नहीं, ये कार्टिलेज आगे भी होगा, लेकिन इसको ट्रेकिया नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे, इधर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है। दो ब्रोंकाई में बढ़ चुका है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में बढ़ चुका है। ठीक है। और ये ब्रोंकाई की ओपनिंग कहाँ होती है? लंग्स में। ये होते हैं लंग्स यहाँ पे,
ये लंग्स है बेटा, ये क्या है, लंग्स। ठीक है, अब ब्रोंकाई देखो अंदर चला गया है, दोनों साइड अंदर चला गया है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जैसे अंदर जाएगा लंग्स में तो ये और छोटे छोटे ट्यूब में टूट जाएगा ऐसे, ये देखो ऐसे, इधर भी लिख देता हूँ, ऐसे टूट गया। अब ये और आगे टूट जाएगा ऐसे, ये और आगे टूट जाएगा ऐसे, ये और आगे टूट जाएगा, ऐसे टूटता रहेगा। और ये जो सी शेप का कार्टिलेज आगे तक चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। और ये आगे टूट जाएगा ऐसे, ये और आगे टूट जाएगा, ऐसे टूटता रहेगा बच्चों ऐसे, ठीक है। और लास्ट में इसके क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है लास्ट में, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे लास्ट में। इधर भी कर ले एक बार, देखो इधर भी समझ लो, दोनों साइड में कर रहा हूं ऐसे। इसके लास्ट में क्या होता है बच्चों, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे ऐसे, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूँ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपके पास अभी मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि ये सेल है, इसके पास ग्लूकोज पड़ी है और ऑक्सीजन आनी चाहिए इसके पास। अब मैं तभी तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं। अगर आप सांस लेना या ऑक्सीजन लेना बंद कर दो तो आपकी डेथ हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगी, एनर्जी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, आपके हर ऑर्गन हर काम तरीके से काम करते हैं। हार्ट काम करता है, हार्ट लगातार पंप कर रहा है, किडनी फिल्टर कर रही है ना, लीवर भी टॉक्सिक चीज़ों को फिल्टर कर रहा है, टॉक्सिक चीज़ों को फिल्टर करता है, स्टोमक डाइजेशन कर रहा है, हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है। तो प्रत्येक ऑर्गन एक मशीन की तरह हो गया, प्रत्येक ऑर्गन क्या हो गया बच्चों, एक मशीन की तरह हो गया। और आपको पता, मशीन को अगर चलना है लगातार तो उसको एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो ये फ्यूल क्या है हमारे यहाँ पे, एनर्जी है। अगर ये एनर्जी यानी सांस लेना आपने बंद कर दिया, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया तो क्या होगा, एनर्जी नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेगी, एनर्जी। और एनर्जी नहीं निकलेगी तो क्या होगा, ये आपके जितने भी ऑर्गन हैं यानी मशीन काम करना बंद कर देगी और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जूम करके थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है बुक में, इसको यहाँ पे जूम करके बता रखा है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे बता रखा है, यहाँ पे ये एल्वियोलाई है, सॉरी ब्रोंकियोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई आगे जाके छोटे छोटे पार्ट में उबड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ये से आपके बुक में डायग्राम बना रखा है भाई, ऐसे करके ऐसे। और ये लास्ट में क्या दिखा रखा है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और बेटा मैंने बताया कि ऑक्सीजन यहाँ तक आ गई है, लेकिन ये ब्लड में कैसे आएगी और सेल तक कैसे जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरी लगी रहती है, छोटी छोटी कैपिलरी। जैसे मान लो मैं इधर से बना लूँ, ये क्या है, एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई बना देता हूँ। और यहाँ पे क्या लगी रहती है, इसके चारों तरफ छोटी छोटी कैपिलरी। ये क्या बच्चों, ये है कैपिलरी। कैपिलरी जानते हो क्या, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो लास्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी ब्लड में। कहाँ पे आ जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी ब्लड में। कैसे आती है बच्चों, ये आती है, ध्यान सुनना, ये यहाँ से यहाँ कैसे आती है। क्या ऑक्सीजन का दिमाग खराब है क्या, कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी अपने आप, नहीं आएगी। क्यों आती है फिर बेटा, ये आती है एक मेथड जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। किससे आती है, डिफ्यूजन मेथड से अंदर आती है। कैसे, देखो डिफ्यूजन का मेथड, डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। किधर, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है, मूव कर जाती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। देखो अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आई है, ऐसे करते करते अंदर आएगा यहाँ पे। अब देखो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, इसके पास जाता है, ब्लड वेसल के पास, या इस एल्वियोलाई के पास जाता है, एल्वियोलाई के पास जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। आ गई अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेथड से। ठीक है, और आपको पता है, जैसे मान लो ये सेल है, ग्लूकोज तोड़ता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या निकालता है, एटीपी यानी एनर्जी निकालता है, लेकिन साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालता है जिसको बोलते हैं CO2। अभी हम पहले बात कर चुके हैं, CO2 निकालता है। अब ये CO2 वापस जिस प्रकार ऑक्सीजन इसके पास आई है उसी प्रकार CO2 भी निकलेगी, और लास्ट में CO2 यहाँ आ जाएगी, इसको देगा भैया CO2। तो अब CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो CO2 इसके पास चली जाएगी। कौन सी मेथड से, डिफ्यूजन। यहाँ आ गई, मतलब ये इसी का तो बनाया मैंने, यहाँ आ गई CO2, और ऐसे करते करते CO2 बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ गए होंगे। चलो आगे इसको थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे जो नेजल केविटी यानी नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल यानी नेजल केविटी होती है, सॉरी नेजल केविटी होती है बच्चों। नेजल केविटी के जो इनर लाइनिंग होती है वो किसकी होती है बेटा, इनर लाइनिंग हेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हेयर की बनी होती है। और साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस का मतलब सर्दियों में
जो नाक से बहता है उसी को म्यूकस कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकस भी होता है और हेयर भी होता है, अंडर लाइनिंग हेयर की बनी होती है। तो ये किस काम आते हैं? ये दोनों बेटा काम की चीज़ है। हेयर होता है ना, वो डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। किसको? डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। और जो म्यूकस होता है, अगर मान लो हवा के द्वारा, आपको पता है हवा से भी कई प्रकार के बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, तो मान लो हवा के द्वारा अगर कोई नाक से कोई बैक्टीरिया, कोई भी वायरस है वो जा रहा है अंदर, तो वो इस म्यूकस में अटक जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक से ना तो डस्ट पार्टिकल जाएगा अंदर, ना कोई बैक्टीरिया वायरस जाएगा। लेकिन आप मुंह से सांस लोगे तो मुंह से तो हर चीज़ अंदर जाएगी, तो ये आगे आपको बीमार कर सकती है। आई बात समझ में? चलो, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक कौन सा है? इसके बाद में हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कौन सा टॉपिक है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आखिर ये सांस, देखो अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये सांस अंदर कैसे जाती है यार, अंदर कौन सी मोटर लगी हुई है? अंदर कोई मोटर लगी हुई है क्या कि हवा बाहर से ऑक्सीजन, सॉरी हवा है बाहर से, वो अंदर आ जाती है अपने आप? आप कहोगे सर, अभी आप कहोगे सर मेडुला, यानी ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला, वहाँ से सिग्नल आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी राइन सिस्टम, राइन सेंटर कहाँ पे रहा है बेटा? कहाँ पे है? ये मेडुला में है, क्योंकि ये सांस लेने का, ऐसे सांस लेने का सिग्नल कहाँ से आता है? ये मेडुला से आता है। आप कहोगे सर मेडुला से सिग्नल आता है तब सांस अंदर लेते हैं। अरे सिग्नल तो आता है मेडुला से अंदर की तरफ, लेकिन हम ऐसे कौन करवाता है? सिग्नल जरूर आता है, लेकिन ऐसे कौन करवाता है? देखो अगला टॉपिक कौन सा बेटा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। चलो, अगला टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा एक बात छोटी सी भूल गया था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है? अरे ब्रीदिंग का मतलब बता बेटा, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है। बस इतना ही है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो ऑक्सीजन सेल के पास जाकर ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी निकालने की पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। आई बात समझ? ये दोनों में अंतर है। चलो, अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस हम अंदर, आखिर ये सांस अंदर जाती कैसे? कौन खींचता है अंदर से सांस को? ठीक है, ये पढ़ने वाले। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन बींग है, ये बहुत भद्दा सा बना है, कोई बात नहीं। देखो ह्यूमन बींग है, आपको बता दिया ट्रेकिया है, ये क्या है? ये आगे दो भागों में बढ़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेकिया, ठीक है। और ट्रेकिया आगे दो भागों में बढ़ जाएगी, कौन सी? ब्रोंकाई, सॉरी ये क्या है? ट्रोंकाई, ये क्या है? ट्रेकिया, और ये क्या है? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे जाके एल्वोलाई में बढ़ जाती है। अब देखो, ब्रोंकियोल आगे जाके एल्वोलाई में बढ़ जाती है। अब देखो बच्चों, अंदर सांस आखिर जाती कैसे? ऑक्सीजन अंदर कैसे जाती है? एयर अंदर कैसे जाती है? कौन सी ऐसी मोटर लगी हुई है अंदर जो एयर को खींचता है? इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी बेटा, ध्यान समझो बेटा। आपको पता है, आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? देखो, एयर होती है ना, एयर, वो हाई प्रेशर से किधर जाती है? एयर लो प्रेशर की तरफ जाती है। ध्यान रखना, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब देखो, हवा अंदर जाती है, इसका मतलब बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर हवा का प्रेशर कम है। अब मैं ऐसे सांस रोक के बैठ जाऊं तब तो अंदर नहीं जाती अपने आप, हम हवा का प्रेशर अंदर कम करते हैं। देखो, मैंने ऐसे किया, सांस अंदर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि मैंने हवा को, एयर अंदर चली गई, सॉरी। अब क्यों चली गई? क्योंकि मैंने अंदर हवा का प्रेशर कम किया है। हम हवा को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम हवा का प्रेशर अंदर कम कर लेते हैं बाहर की तुलना में। एटमोसफियर, सॉरी इन्वायरमेंट की तुलना में हवा का प्रेशर अंदर कम कर लो, हवा अपने आप ही अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब सवाल दूसरा, आखिर हवा का प्रेशर अंदर कम कैसे होगा? देखो, हवा का प्रेशर अंदर कम कैसे होगा? हवा का प्रेशर कम करना ये समझ गए, लेकिन कैसे करेंगे? देखो बेटा, मैं आपको जैसे मान लो मेरे पास दो बॉक्स है, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स। समझो, हवा का प्रेशर कम करना हमारा टॉपिक क्या, अब हमारा टारगेट हो गया हवा का प्रेशर कम करना, ठीक है। अब देखो, ये दो बॉक्स है, इसके अंदर मैंने 15 मोलिक्यूल किसके डाले हैं? 15 मोलिक्यूल डाले किसके? ऑक्सीजन के। और इसमें भी मैंने 15 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के डाले, ठीक है। यहाँ पे हवा के मोलिक्यूल है 15 और यहाँ पे भी हवा का मोलिक्यूल है 15। अब बताओ, कौन सी, आपको पता है एयर होगी वो प्रेशर लगाएगी इसकी वाल पर, दोनों में 15-15 मोलिक्यूल है। अब बताओ, आप ही बताओ, कौन सी एयर, कौन से बॉक्स पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा? बड़े वाले पे या छोटे वाले पे?
आपको छोटे वाले पे, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो इसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर कम करने का तरीका क्या हुआ था, क्या हुआ, प्रेशर को कम करने का तरीका क्या हुआ, एरिया बढ़ा दो। देखो दोबारा से सुनो, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, सबको पता है। ठीक, अब देखो मतलब हवा को बाहर से अंदर लाना है तो हमें अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आखिर ये प्रेशर कम कैसे होगा, अभी मैंने बताया एरिया बढ़ा दो, प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। मतलब अगर आपको अगर आपको एयर को अंदर लेके जाना है तो हवा का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अंदर। कैसे, एरिया बढ़ाकर। कैसे, एरिया बढ़ाकर। हम ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं एयर को, हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं। अब एरिया कैसे बढ़ाते हैं, देखो पहले टॉपिक था मैकेनिज्म ब्रीदिंग, फिर क्या था, प्रेशर कम करना, फिर क्या हुआ, एरिया बढ़ाना। अब एरिया बढ़ाएंगे कैसे, अब देखो एरिया आखिर कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो बच्चों, एक बात बताना भूल गया था, इसमें क्या कि जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है और ये पूरी बॉडी इसकी। ठीक है, आपको पता है बेटा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बताना भूल गया, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। यहाँ पे उसमें डायग्राम में भूल गया, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये डायफ्राम बनाना भूल गया था, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ऐसे मसल का बनाओ, मसल बैंड का बनाओ डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम देखो आपकी पूरी बॉडी अंदर से खाली होती है, ड्रम की तरह खाली होती है, और ये डायफ्राम होता है इस पूरी बॉडी को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाली को बोलते हैं थोरासिक कैविटी, क्या बोलते हैं, थोरासिक कैविटी, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी। और आपके जो लंग्स होते हैं, यानी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे होता है, थोरासिक कैविटी में होता है। ठीक है, ये कैविटी। अब देखो बच्चों, अभी हमारा टॉपिक क्या था, प्रेशर को हवा का प्रेशर अंदर कम करना। हवा का प्रेशर अंदर कम कैसे करेंगे, एरिया बढ़ाकर। अब एरिया कैसे बढ़ाएंगे, देखो यह आपके ऊपर वाली कैविटी है, लंग्स वाली, और इसके साथ आपका लंग्स अटैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर क्या होता है बेटा, ये जो ऊपर वाली लेयर है लंग्स, रिब्स, पसलियाँ होती है ना ऊपरी पसलियाँ, और आपका क्या है, ये लंग्स ऐसे होता है, और ये है लंग्स बच्चों, ये लंग्स है, और ये क्या है, रिब्स। लंग्स और रिब्स के बीच में बेटा थोड़ी खाली जगह होती है, वहाँ पे मसल्स होते हैं, मांस होता है, मसल्स है ना, मांस होता है। अगर मान लो ये रिब्स ऊपर ऐसे जाएगा तो ये लंग्स भी ऐसे जाएगी साथ में, ऐसे रिब्स ऊपर जाएगा ऐसे साथ में, तो लंग्स भी जाएगा साथ में। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब आप क्या करते हो, एरिया बढ़ाते हो। कैसे भी, जैसे एरिया बढ़ाना है, क्योंकि तभी तो एरिया बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा अंदर, और जैसे प्रेशर अंदर कम होगा एयर अपने आप ही अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाई से लो की तरफ आती है। अब एरिया बढ़ाने का तरीका क्या है, एक तो हम ऐसे एरिया बढ़ाते हैं, ऐसे आपकी जो लंग्स है ना, मान लो लंग्स ऐसे है तो उसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। जैसे मान लो ये ऐसी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली है क्या, रिब्स, और ये अंदर वाली है ऐसे, अंदर वाली क्या है, लंग्स है। ठीक है, जब ये हम रिब्स को ऐसे करते हैं तो ये लंग्स भी साथ में आता है। आई बात में, तो ऐसे करवाते हैं। ठीक, ये हो गया, हमने ऐसे एरिया बढ़ा दिया, ऐसे एरिया बढ़ा दिया, ऐसे करके, ऐसे भी बढ़ा दे क्या, चलो ऐसे भी बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, ये डायफ्राम होता है, ये थोड़ा नीचे आ जाता है ऐसे। ठीक है, आपने क्या किया, सभी साइड से एरिया बढ़ाने की कोशिश करिए। आपने तो एक तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और आप ऐसे भी करोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आप ऐसे करते हो ना तो उस टाइम पे ये ऐसे भी होता है, यानी जो आपका डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम क्या होता है, नीचे, मतलब जो आपका थोरासिक कैविटी होता है वो अपवर्ड हो जाता है। थोरासिक कैविटी, ये वाली अभी मैंने क्या बताया, थोरासिक कैविटी, इसको थोरासिक कैविटी बताया, ये लंग्स है, तो थोरासिक कैविटी अपवर्ड हो जाता है ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर की तरफ होगा लंग्स भी इसके साथ आएगा। आई बात समझे। और डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है डायफ्राम। क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो मतलब आपने ऐसे और ऐसे सभी साइड से क्या बढ़ाया, एरिया बढ़ाया। जैसे आपने एरिया बढ़ाया अंदर प्रेशर कम हो गया, और जैसे अंदर प्रेशर कम होगा एयर अपने आप ही अंदर आ जाएगी। चलो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में हम अगली लाइव प्रोसेस देखेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन।